तो अब हम चर्चा करेंगे काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। तरंग गति की 3 डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल 2 साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 साई बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा टी स्क्वायर, जहाँ वी तरंग का वेग है। माना इस समीकरण का हल साई आर टी इज इक्वल टू साई जीरो ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी है, जहाँ साई जीरो ऑब्वियसली आयाम है तथा साई जीरो इज फंक्शन ऑफ आर ओनली, साई आर तथा ओमेगा कोणीय आवृत्ति का मान है। तो समीकरण 2 से यदि हम टाइम के सापेक्ष एक बार और फिर दूसरी बार डिफरेंशियल करें और इसी तरह से डेल स्क्वायर साई निकालने के लिए एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशियल करें तो डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा आगे आ जाएगा और साई जीरो ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी रह जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करें तो आई ओमेगा और आ जाएगा माइनस के साथ में, तो हमारे पास माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। सो वी हैव माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। इसी तरह से अगर हम इस समीकरण का एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष डिफरेंशियल करें तो डेल स्क्वायर साई बनेगा डेल्टा टू साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 बाई डेल जेड स्क्वायर। लेकिन यहाँ हम इसका डिफरेंशियल नहीं करेंगे, तो समीकरण 3 का अगर सीधा मान रखें समीकरण 1 में तो हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई बाई वी स्क्वायर, क्योंकि समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड डेल स्क्वायर साई है और राइट हैंड साइड में डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा टी स्क्वायर का मान रखा गया है। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 2 पाई न्यू होता है और वी इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर, अर्थात 2 पाई बाई लेमडा का होल स्क्वायर, जिसे हमने कैपिटल के से लिखा है या के से लिखा है। तो समीकरण बन जाएगी डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड का मान हमने रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में डेल स्क्वायर साई है तो राइट हैंड साइड में ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का मान रखेंगे के स्क्वायर। तो जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो हमारे पास समीकरण 4 बनेगी डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब डी ब्रोगली सिद्धांत से हम जानते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी और पी इज एम इंटू वी। तो 1 अपॉन लेमडा कैन बी रिटन एज एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और यू कैन से अंदर हाफ एम वी स्क्वायर करें तो 2 से गुणा कर दे और 2 से भाग दे दे तो बाहर हमारे पास रह जाएगा 2m बाई एच स्क्वायर अंडर हाफ एम वी स्क्वायर। यदि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को हम नेग्लिजिबल माने तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी, और यदि इक्वल ऊर्जा है, वी स्थितिज ऊर्जा है, तो काइनेटिक एनर्जी टी कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी। तो समीकरण 5 और 6 से 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर बन जाएगा 2m बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी। समीकरण 7 बन जाएगी। अगर समीकरण 7 को हम समीकरण 4 में इस्तेमाल करें तो हमारे पास समीकरण होगी डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। और वी कैन से एच बाई 2 पाई को अगर एच क्रॉस से लिखे तो हमारे पास समीकरण होगी डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इस समीकरण में टाइम कंपोनेंट कहीं नहीं है, इसलिए इसे 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। अगर कण मुक्त आकाश में स्वतंत्र गति कर रहा हो, यानी उसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा हो, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो हमारे पास समीकरण रह जाएगी डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। और यदि मुक्त कण एक विमीय गति कर रहा है तो डेल स्क्वायर साई में कोई एक कंपोनेंट आएगा। अगर एक्स के सापेक्ष गति कर रहा है तो डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। नाउ वी डिस्कस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, किस तरह से टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को अलग करेंगे। अगर हम गणितीय रूप से देखें तो किसी फलन साई एक से अधिक चरों पर डिपेंड करता हो तो फलन साई को स्वतंत्र चरों पर निर्भर करने वाले फलनों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और स्वतंत्र चरों पर निर्भर करने वाले फलनों का
चर पृथक्करण विधि द्वारा पृथक पृथक निर्धारण किया जा सकता है, जैसा हम थोड़ी देर में देखेंगे। 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर तरंग समीकरण से हम जानते हैं कि आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, और यू कैन से माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी इंटू साई, वेयर v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r दैट इज एक्स वाई जेड ओनली। तो हम यहाँ ऐसी स्थिति ऊर्जा की चर्चा करेंगे जो सिर्फ स्थिति पर निर्भर करती हो, जैसा अधिकांश केसों में होता है। नाउ ई कैप इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा टी तथा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी इज अनदर ऑपरेटर नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर समीकरण 1 को लिख सकते हैं ई कैप साई इज इक्वल टू एच कैप साई, जो कि 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण का सबसे सरल रूप है। Now let psi rt is equal to function of r and t, that is u r and f t। तो आगे हम u फंक्शन ऑफ r f फंक्शन ऑफ t को सिर्फ u और f से लिखेंगे, जो ये इम्प्लाइड है क्योंकि u r पे डिपेंड करेगा और f t पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये मान हम समीकरण 1 में रखें तो आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा टी यू एफ इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी यू एफ। अब चूँकि आंशिक अवकलन t के सापेक्ष करना है तो यू आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सो आई एच क्रॉस यू डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर यू एफ प्लस वी यू एफ, दैट इज इक्वल टू, अब डेल स्क्वायर सिर्फ एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है तो उसके लिए एफ टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सो वी कैन राइट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m एफ टी डेल स्क्वायर यू प्लस वी आर यू आर एफ टी, जैसा कि समीकरण नंबर 4 में दिखाया गया है। अब पूरे समीकरण को यदि यू एफ से डिवाइड कर दें देन वी विल गेट इक्वेशन 5 1 अपॉन एफ आई एच क्रॉस डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर यू प्लस वी। अब समीकरण 5 की लेफ्ट हैंड साइड टाइम पर डिपेंड करती है और स्थिति पर डिपेंड नहीं करती, जबकि राइट हैंड साइड स्थिति पर डिपेंड करती है लेकिन टाइम पर डिपेंड नहीं करती, और दोनों पक्ष बराबर है, जो केवल तभी संभव है जब दोनों पक्ष अलग अलग किसी एक नियतांक के बराबर होते हो। चूँकि कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, अतः माना यह नियतांक कैपिटल ई है, अतः समीकरण 5 से लेफ्ट हैंड साइड भी ई के बराबर होगी और राइट हैंड साइड भी ई के बराबर होगी। तो समीकरण 6 से आगे बढ़ें, डेल्टा एफ के नीचे एफ ले लें, ई के नीचे आई एच क्रॉस ले आए तो डेल्टा टी वहाँ चला जाएगा। अब आई से अगर ऊपर नीचे गुणा करें राइट हैंड साइड को तो ऊपर आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो माइनस बना देगा। सो वी हैव डी एफ बाई एफ इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई बाई एच क्रॉस डेल्टा टी। ऑन इंटीग्रेशन वी हैव log of f is equal to minus e by h cross t plus some constant, let it be log of a। तो log a को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाया जाए तो log a माइनस log b इज log a बाई b। सो व्हाट वी हैव इज log of f बाई a इज इक्वल टू माइनस आई ई बाई एच क्रॉस। तो नेचुरल लॉग जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। सो वी हैव एफ टी इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस। अतः समीकरण 7 से माइनस 1 अपॉन यू एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू ई माइनस वी, और यू कैन से डेल स्क्वायर यू प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी यू इज इक्वल टू 0। तो समीकरण 8 टाइम पर डिपेंड करने वाली समीकरण है, समीकरण 9 टाइम पर डिपेंड नहीं करने वाली समीकरण है। तो इस तरह से हम इन दोनों को सेपरेट कर दिया तो हमारे पास समीकरण आ गई साई आर टी इज इक्वल टू यू फंक्शन ऑफ आर एफ फंक्शन ऑफ टी। अगर हम एफ फंक्शन ऑफ टी का मान रखें तो व्हाट वी हैव इज साई आर टी इज इक्वल टू ए यू आर ई टू द पावर माइनस ई बाई एच क्रॉस इनटू टी।